अब दिखाई दे रही है? नो नहीं मैम। मैम। नो मैम। एक मिनट। अभी दिख रही है। अभी दिख हाँ रही है? मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी। तो इस टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले आपको एफसी में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाई थी स्टेट इमरजेंसी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। उसमें 3 टाइप की इमरजेंसी थे: फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। याद है? याद है क्या? यस मैम। ओके। तो क्या हुआ था 1991 में और 18 का जो पीरियड था, उस पीरियड में इंडिया को बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, जैसे इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े थे। अब क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा शायद कि इंडिया जो है वो डिफेंस के लिए जो भी उसको चीज़ें लगती है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती है इंडिया में, वो उसको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक्सपेंडिचर लगता है। तो उस वक्त ये वॉर्स भी हुई थी, इसीलिए इंडिया का जो डिफेंस बजट था वो बढ़ गया था। और डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जितना गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है वहां से बिल्कुल 1 रुपया भी वापस नहीं आता। वहां पे सिर्फ उनको वो पैसे वहां पे लगाते हैं, लेकिन उससे उनको कुछ वापस नहीं मिलता। हाँ, वो सिक्योरिटी के लिए होता है, ये ठीक है, लेकिन उस सेक्टर से कोई पैसा वापस नहीं आता, कोई बेनिफिट नहीं होता। और 18-19 के पीरियड में क्या था कि इंडिया को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, उसका डिफेंस बजट बढ़ गया था। तो इंडिया को अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनसे लोन्स लेने पड़े थे और इंडिया कर्ज में डूबा हुआ था। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल नहीं थी उस वक्त। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती थी, ऐसी हालत हो गई थी। तो उस वक्त इंडिया ने क्या किया, अब उसके पास ऑलरेडी लोन है लिया हुआ, तो उसको कोई लोन भी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता है इंडिया की हालत बुरी है। अब लोन लेते हो तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद तुमको लोन रिटर्न करना होता है, और इंडिया के पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो लोन रिटर्न कर सकता था। तो उसके पास ऑप्शंस थे, इन्फ्लेशन भी बढ़ा था उस वक्त, जो प्राइजेस है वो चीज़ों की एकदम हाई हो गई थी। तो इंडिया के पास 3 ऑप्शन थे। एक था कि वो अपने पूरे नोट जो है वो चेंज करे, मिंटिंग जिसको बोलते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए की वजह से पब्लिक के पास पैसा ही नहीं था, तो वो ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन था डोमेस्टिक हेल्प, यानी अपने ही लोगों से, अपने ही सेक्टर से हेल्प लेना। इन्फ्लेशन की वजह से ये ऑप्शन भी सूटेबल नहीं था। अब एक लास्ट ऑप्शन था लोन लेना। अब लोन तो ऑलरेडी वो ले चुका था, सबके पास से ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ था। फिर भी लोन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई इंडिया को लोन दे नहीं रहा था। लेकिन आईएमएफ जो एक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्प करता है, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। तो आईएमएफ जो है उस वक्त एक ऑप्शन था। इंडिया आईएमएफ के पास गया कि हमको लोन चाहिए, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपको वापस भी तो करना है, उसका आपके पास कोई सोर्स नहीं है। अब इंडियन इकोनॉमी 1991 में इस तरह से थी कि सारे जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हुआ करते थे वो जो गवर्नमेंट है अपने कंट्रोल में रखती थी। मतलब जो कंपनीज है उनका, अगर कोई कंपनी है तो उस पे पूरा डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता था। उस कंपनी का अपना जो है अपने डिसीजंस उसमें बहुत कम होते थे। और अगर कोई कंपनी सेटअप करनी है तो उसके लिए भी बहुत से फॉर्मेलिटीज करने पड़ते थे, तो वो बहुत मतलब मुश्किल काम था। तो क्या हुआ कि आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी कि ठीक है, हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है। इंडिया की इकोनॉमी जो है क्लोज थी, कि कोई फॉरेन कंपनी है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी।
तो आईएमएफ ने बोला कि आप ऐसा मत करो, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन कर दो और जो दूसरी कंपनीज है उनको इन्वेस्ट करने के लिए आप छूट दो, तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, ट्रेड भी बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आपके पास सोर्स आएंगे कि आप जो है हमको लोन वापस कर सकते हो। तो फिर उस वक्त क्या हुआ, नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने बोला ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमको लोन दे दो, हम ऐसा करेंगे। तो उस वक्त 3 रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके ये रिफॉर्म्स किसने लाए थे, मनमोहन सिंह ने, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उनको चाणक्य बोला जाता है क्योंकि उनके इस एक्शन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बच गई थी। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ सकती थी, लेकिन ये 3 रिफॉर्म्स की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो आहिस्ते आहिस्ते स्टेबल हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि हमने आईएमएफ का लोन भी दे दिया, दूसरे का जो कंट्रीज से लोन्स लिए थे वो भी दे दिए, और बहुत कम टाइम पीरियड में हमने लोन्स दिए थे। तो मतलब जो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये 3 रिफॉर्म्स का था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, उन 3 रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म्स जिसने इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्प की थी। तो तुमको समझ में आया एक बैकग्राउंड क्या था? रेस्पॉन्स करो, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो बैकग्राउंड समझ में आया। अब देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। तो लिबरलाइजेशन यानी जो कंपनी मैंने आपको बताई कि फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, और जो कंपनी अगर सेटअप करने की है तो उसमें जो अननेसेसरी प्रोसीजर, जो लंबा प्रोसीजर था उससे अननेसेसरी चीजें हटा के उन्होंने उस प्रोसीजर को इजी कर दिया, और जो कंपनीज है उनके अपने डिसीजंस भी अब वो ले सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो थोड़ा लूज गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। तो वही उसको सिंपल वर्ड मतलब इन ये जो चीज है जो गवर्नमेंट ने छूट दी है इन चीजों में, उनको ही बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। फर्स्ट, टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंग्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो मतलब पहले तो फॉरेन मतलब कोई कंपनी नहीं थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही चल रही थी। तो उनको इतना क्या, अपनी इंडस्ट्रीज है, अपने ही, कंपटीशन ज्यादा नहीं था। अब फॉरेन कंपनीज जब आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट से अलग होंगे, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो ये एक उसका ऑब्जेक्टिव था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जो है कंपटीशन इंक्रीज करना। सेकंड था टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज विद रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जाहिर है जो बाहर की कंपनीज आएगी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो होगा। थर्ड है इनलार्जमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन कैपिटल का इनलार्जमेंट, फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने लगी जब ये लिबरलाइजेशन रिफॉर्म आया तब। फिर उसके बाद इससे ग्लोबल मार्केट बढ़ा हमारी कंट्री का, क्योंकि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ गए, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े क्योंकि बाहर की कंपनीज भी यहाँ पे आई, तो उससे जो है ग्लोबल मार्केट हमारा एक्सपांड हो गया। उसके बाद जो हमारी कंट्री पे बर्डन था वो थोड़ा कम होते गया, क्योंकि दूसरी कंपनीज आई, इन्वेस्टमेंट हुई, डोमेस्टिक जो कंपनीज थी उनमें कंपटीशन बढ़ा, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हुई इसलिए इंपोर्ट बढ़ा, और उस सब की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो बर्डन था हमारी कंट्री पे वो कम हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हीरो होंडा। देखो ये दो अलग अलग कंपनीज थी, हीरो एक अलग कंपनी, होंडा एक अलग कंपनी, मर्ज होकर उन्होंने एक कंपनी बनाई। सिमिलरली टीवीएस सुजुकी जो है ये भी ऐसे ही थी, अलग अलग कंपनीज थी। टीवीएस एक अलग कंपनी थी और सुजुकी एक अलग कंपनी थी, वो मर्ज करके एक कंपनी। देन देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलैक्सेशन बाय गवर्नमेंट, ओपन फॉर प्राइवेट बिजनेस एंड ट्रेड। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया, अपना कंट्रोल थोड़ा लूज कर दिया, जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको भी थोड़ा चांस दिया कि वो भी आए, और इससे क्या है प्राइवेट बिजनेस और ट्रेड जो है वो ओपन हो गया। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमी में छूट मिली, अब प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट बिजनेस है उनको भी चांस मिल रहा था।
अब फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसिंग, मार्केटिंग, बोरोइंग, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय गुड। तो ये सारी जो चीजें होती थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसिंग, ये सारी पहले किसके कंट्रोल में होती थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। बट लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने फ्रीडम दी कि वो अपने डिसीजंस इन चीजों के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन, मार्केटिंग वगैरह के रिगार्डिंग अपने जो डिसीजन है वो कंपनी खुद ले सकती है, उनको फ्रीडम मिली। अब बैकग्राउंड देखते हैं लिबरलाइजेशन का। तो इट वाज इनिशिएटेड इन 1990 to 91, as I have explained you. Then liberalization was made as a part of condition laid by World Bank, IMF। मैंने बताई तुमको, IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि आपको ये रिफॉर्म्स लाने हैं तभी हम आपको लोन देंगे। तो उस वजह से लिबरलाइजेशन यहाँ पे आया था। इन 1991 इंडिया हैज टू प्लेज। अब 1991 में इंडिया ने क्या किया था? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो मतलब गोल्ड था कंट्री का, उसको सीक्रेटली उन्होंने प्लेज किया था, मतलब उसको क्या बोलेंगे सिंपल वर्ड में, गिरवी रखा था, तभी जाके वो लोन मिला था। तो कहाँ पे रखा था उन्होंने? दो बैंक्स में रखा था, स्विट्जरलैंड में 20 टन रखा था और 47 टन जो है इंग्लैंड में। ये क्यों ऐसे क्यों रखा था उन्होंने गोल्ड? जब भी कोई लोन देता है तो उसके बदले कोई भी चीज रखनी पड़ती है। तो इंडिया के पास पैसा तो नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या गिरवी रखा? सोना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है गोल्ड, वो अपने पूरे कंट्री का एक, कहेंगे उसको, खजाना तौर पे, तो वो उन्होंने वहां पे प्लेज किया था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड हिज मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? ही इज रेफर्ड एज ए चाणक्य फॉर हिज Ma'am, एबिलिटी। screen is not visible. ओके, अभी दिख रही है? Yes, ma'am. ओके। तो जो मनमोहन सिंह जो थे उनको चाणक्य बोला जाता है उनके इस एक्शन के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर ये एक्शन या ये रिफॉर्म्स नहीं आते तो हमको बहुत बुरी हालत फेस करनी पड़ सकती थी। यानी आप सोच सकते हो कि सिर्फ जब ये टाइम आया था, मतलब इतना सिर्फ पैसा था हमारे पास कि सिर्फ 2 हफ्तों का खर्च पूरे कंट्री का उठाया जा सकता था। सिर्फ इतना ही पैसा जो है गवर्नमेंट के पास बचा था। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी बुरी हालत थी। लेकिन इन रिफॉर्म्स की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो गई। इसीलिए जो सिंह है उनको जो है वो चाणक्य बोला जाता है, कि उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी बच गई। अब देखते हैं लिबरलाइजेशन की इफेक्ट्स, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे। इम्पैक्ट ऑन लोकल गुड मार्केट, इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमी, ये सारे देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑन लोकल गुड मार्केट। अब लोकल गुड मार्केट पे क्या उसके इम्पैक्ट्स थे कि देखो, अब फॉरेन कंपनीज आ गई थी, तो जो हमारा लोकल मार्केट था उसमें फॉरेन गुड्स ही थे, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर पीपल रन आफ्टर फॉरेन गुड फॉर इट्स क्वालिटी। अभी आपको दो चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप एक वॉच ले लो, आपको एक इंडियन वॉच है, एक आप मार्केट में जाओगे, एक इंडियन वॉच है और एक फॉरेन वॉच है, तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? आपको ऑप्शन दिए जाए कि दोनों है, आप दोनों में से कौन सी लोगे? आंसर करो। Indian watch. आप इंडियन लोगे पर दूसरे फॉरेन वाली लेंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। कोई भी चीज में जब क्वालिटी आपको मिलेगी तो आप ऑप्शंस होते हैं, तो हम अच्छी क्वालिटी प्रेफर करते हैं। तो ये उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि लोग जो है उनकी क्वालिटी अच्छी थी फॉरेन गुड्स की, तो वो लेते थे। और जो लोकल गुड्स थे हमारे, वो सेल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनमें क्वालिटी इन्फेरियोरिटी थी। और उनके अपोजिट में सेम प्रोडक्ट जो थे, जो फॉरेन कंपनीज के थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए पब्लिक जो है उसको प्रेफर कर रही थी।
अब इकोनॉमिक पे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोकल मार्केट जो है उनमें मैक्सिमम सेल हो रहा था, फॉरेन गुड्स ज़्यादा ले रहे थे लोग और जो लोकल गुड्स है वो सेल नहीं हो रहे थे। अब लोकल जब इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट, अब जब गुड ही सेल नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोकल इकोनॉमी पर और इनडायरेक्टली किस पे पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पर। अब इम्पैक्ट दिखते हैं लोकल इंडस्ट्रीज पे क्या हुआ था कि फॉरेन गुड्स थे तो लोग उसी, मैंने जैसा बताया कि वही प्रेफर करते थे, तो जो हमारे लोकल गुड्स थे वो सेल नहीं हो रहे थे और लोकल इंडस्ट्री जो थी उसके प्रोडक्शन में, जाहिर है जब उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही नहीं तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे क्यों, तो प्रोडक्शन में और सेल में जो है उसका इफेक्ट पड़ रहा था। अब जो कंपनीज है जिनके गुड्स ही नहीं बिक रहे हैं, जिनकी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करे वो, तो वो क्या करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कंपनी को बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो वो जो उसके एम्प्लॉयज है उसको कहाँ से सैलरी देगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो क्राइम एडिक्शन भी होता है, लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो क्राइम जैसी चीजों में फंस जाते हैं, क्योंकि पैसा तो कमाना है तो कहीं से भी कमाना है। देन सोशल मोरल, जब आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, पैसा चाहिए तो वो देखते नहीं है कि जो काम करे वो सही है कि गलत है, वो कुछ भी काम करते हैं क्योंकि पैसा चाहिए, तो उसकी वजह से सोशल मोरल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कल्चर पे क्या है इम्पैक्ट पड़ा, तो देखो इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, फॉरेन कल्चर। अब गुड आ रही, फॉरेन गुड, फॉरेन सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन के जो क्लोथ्स है वो, तो उसके साथ साथ उसका वो कल्चर भी तो आ रहा है ना, जो यहाँ की हमारी समझो साड़ी है और वहाँ जीन्स, वो लोग जीन्स बना रहे हैं, तो जब पब्लिक वो खरीद रही है क्वालिटी की वजह से, तो वो उनकी लाइफस्टाइल में भी वो एक चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, चेंज इन लाइफस्टाइल टेक्स प्लेस। देन स्टेटस पे क्या इफेक्ट है, तो चेंज इन सोशल स्टेटस टेक्स प्लेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन, रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। मैम देखते स्क्रीन हैं शो नहीं हो रही है। अगेन, अब दिख रही है। यस मैम अब अभी दिख दिखाई, रही है। ओके ओके। तो देखो अभी दूसरे इम्पैक्ट देखते हैं, तो इम्प्रूव डोमेस्टिक क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसमें। अब जैसे कंपटीशन बढ़ा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनमें कंपटीशन बढ़ा क्योंकि दूसरे कंपनीज भी यहाँ के आई, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, पब्लिक उनको खरीद रही है, इसलिए जो दूसरी कंपनीज है वो भी उनसे कॉम्पीट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज करने लगी। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंक्रीज हो गया। देन डोमेस्टिक कंपनीज कैन ऑल्सो कॉम्पीट टू फॉरेन कंपनीज, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए वो कंपनी से कॉम्पीट करने लगी, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। देन फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुई, इम्प्रूव फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब दूसरी कंपनीज जब आई तो वहाँ की कंपनीज के साथ साथ उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज भी लाई कि उनका प्रोडक्ट बनाने का कुछ अलग मेथड है, अलग मशीन्स है, तो वो सारी नई नई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आई। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने छूट दे दी है कि कोई भी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो गई। 1995 टू 96 इंडिया अनप्लेट, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1995 से 96 में इंडिया ने जो सारा गोल्ड प्लेज कर दिया, क्योंकि उसके पास अभी फंड आ गया था और उसने जो है लोन दे दिया, पे कर दिया लोन और अपना जो गोल्ड है वो ले लिया, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और इंडिया ने लोन लिया था आईएमएफ से और इंडिया ने इतनी जल्दी लोन पे भी कर दिया, इसलिए इंडिया का जो क्रेडिट स्टेटस जो था वो इम्प्रूव हो गया वर्ल्ड में। के देखो इतनी बुरी हालत थी, इतनी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, फिर भी इस कंडीशन को इंडिया ने कैसे हैंडल किया और इतना सारा लोन बिल जो लिया था वो उसने इतने कम टाइम पीरियड में पे भी कर दिया, तो इससे इंडिया का जो स्टेटस है वो सारे वर्ल्ड में
बढ़ गया, कि एक इंडिया एक एग्जाम्पल बन गया कि देखो इतने क्राइसिस आने के बावजूद कैसे उन्होंने अपने मतलब चैलेंजेस को कैसे उन्होंने ओवरकम किया, ऐसा इंडिया एक एग्जाम्पल बन गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, No, ma'am. ma'am. समझ में आया पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके बाद आप लोग लिख लो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ क्योंकि हम एक्सप्लेन करेंगे फिर वैसे। Okay, ma'am.